नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये वाला आपका लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ओके, ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। Masses m1, m2 and m3 are connected by strings of negligible mass। देखिए आपके पास 3 masses है। ओके, M1, M2 और M3 और तीनों मासेस पुली के माध्यम से, ये आपका पुली नंबर 1 और ये पुली नंबर P2, ओके, पुली के माध्यम से और स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, फिगर में जैसे दे रखा है D2 उस तरह का। The masses move such that the portion of the string between P1 and P2 in parallel to the inclined plane। आपके मासेस इस तरह का मूव करेंगे जैसे आपका जो मास m2 है वो क्या करेगा, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन में मूव करेगा। आपका मासेस m1 m2 का मोशन सिर्फ इंक्लाइन प्लेन की इस दिशा में होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन P2 एंड m3। ओके, ये आपका P2 है पुली और आपका मास m3 है। इस पोर्शन के जो स्ट्रिंग है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि ऐसे रहेगा। ओके, स्ट्रेट इस तरह का रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला स्ट्रिंग। और ये वाला स्ट्रिंग हमेशा इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल रहेगा। ओके, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट, द मासेस m2 एंड m3 आर 4 kg ईच। मासेस m2 और m3, ओके, ये दोनों मासेस का मासेस क्या है? 4 kg। m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू 4 kg। ओके, m1 m2 और m3 की मासेस क्या है? 4 kg। and the coefficient of kinetic friction between masses and surface is 0.25। तो क्या होगा? ये जो मोशन होगा, ओके, इस सरफेस में और इस सरफेस में, क्योंकि दोनों मास m2 और m3 की जो मोशन होगा वो m2 की इस इंक्लाइन सरफेस में और m3 की ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो उनको फ्रिक्शन मिलेगी, उसको फ्रिक्शन मिलेगी। और जो वो फ्रिक्शन किस तरह का फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लाइड करेगी। जब स्लाइड करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन उनको मिलेगा, यानी कि उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, और वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.25। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.25। The inclined plane makes an angle of 37 degree with the horizontal। ये का horizontal है, horizontal के साथ 37 डिग्री एंगल बना के रखा है। कौन? inclined plane। नेक्स्ट, if the ओके, ये आपका इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन आपका फिगर में दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके, if the masses m1 moves downward with a uniform velocity। पूछ रहा है कि अगर मास m1 नीचे की दिशा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गति करता है तो आप ओके, तब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? द मास ऑफ m1। तो m1 की मास क्या है वो ढूंढना है, और उसके साथ क्या ढूंढना है? ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में है, ओके, द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन को ढूंढना है। तो हमको दो चीज ढूंढना है, एक तो इसकी मास और उस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन, दोनों को ढूंढना है। कब? जब आपका m1 नीचे की तरफ मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये कंडीशन। और ये सारे वैल्यूज आपको g की वैल्यू 9.8 लेना है और sin 37 की वैल्यू 3.83/5 लेना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं और उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है? मैं पहले इसको ऑब्जर्व करूंगा, मास m1। ओके, मुझे कंडीशन में दे रखा है कि मास m1 यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। जब तो मुझे m1 को ऑब्जर्व करना है। अगर मुझे m1 को ऑब्जर्व करना है तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सिर्फ मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूंगा। किसको? m1। तो m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं मैं। ओके, तो m1 को, जो मास m1 है, तो मैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। तो उसकी मास क्या है? m1 क्या होगा? m1। ठीक है,
तो देखिए m1 ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा किस दिशा में, नीचे दिशा में। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा m1 g। जब m1 ग्रेविटी की फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इस दिशा में, तो उसको सडनली ओके यानी कि उस मोमेंट में इंस्टेंटली टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से यानी पुली P1 के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ओके उस स्ट्रिंग से टेंशन T1 फोर्स M1 एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा T1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ओके कौन M1 और M1 आपका इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है ओके यानी कि सिर्फ फोर्स M1G और T1 फोर्स इस दोनों फोर्स M1 एक्सपीरियंस करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स दोनों है और अब आपका जो M1 है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब है उसके जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है M1 पे वो क्या है 0 है। इसका मतलब T1 माइनस M1G ये आपका हमेशा 0 देखने को मिलेगा ओके थ्रू आउट इट्स मोशन, थ्रू आउट इट्स मोशन। उसके मोशन के दौरान हमेशा आपको ये क्वांटिटीज ओके यानी ये इक्वेशन हमेशा सैटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए हम M2 को कंसीडर करेंगे, किसको M2 ठीक है। M2 की जो मोशन है इस इंक्लाइन प्लेन पर हॉराइजन, इस इंक्लाइन प्लेन की ओके पैरेलल है ओके। तो ये जो एंगल है वो क्या है 37 डिग्री है, क्या है 37 डिग्री। तो देखिए जब इसको तो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा रहेगा किसको M2 को। तो ग्रेविटी की वजह से जब इसको ग्रेविटी की फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो किस दिशा में होगा वर्टिकल क्या होगा। ये आपको M2 है, M2 को मैंने पॉइंट मास की तरह ट्रीट करूंगा ओके M2 है। तो M2 की मास क्या है 4 है, M2 की मास क्या है 4 है। तो M2 की जो मास है मैं बाद में पुट कर सकता हूं या अभी भी पुट कर सकता हूं, तो मैं बाद में पुट करूंगा ओके नहीं मैं बाद में नहीं पुट करूंगा क्योंकि हम जी एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो मैं पुट नहीं करूंगा ओके मैं डायरेक्ट 4 पुट करूंगा। तो 4 उसकी मास है, क्या है 4 उसकी मास है। तो जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा वो क्या होगा mg यानी कि 4g ओके। तो इस लाइन के बीच में एंगल क्या है 37 डिग्री। तो इसको जो नॉर्मल होगा यानी कि ये और इसको जो नॉर्मल है यानी कि ये, तो ये एंगल क्या है 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री। तो जो इसकी कंपोनेंट होगा तो क्या होगा 4g cos 37 ओके जिसकी वैल्यूज तो क्या होगा cos 37 की वैल्यूज क्या है आपकी जो 37 है ये ओके ये आपका 3 है, ये आपका 5 है ओके सॉरी ये आपका 4 है ओके। तो cos 37 क्या हो जाएगी 4/5 क्या हो जाएगी 4/5। तो ये क्या हो जाएगी 4g into 4/5 तो 16/5g ओके। ये क्या हो जाएगी 16/5g हो जाएगी ओके ठीक है। नेक्स्ट तो इस वाला कंपोनेंट हम देखेंगे, किस वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट, इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा उसको कंपोनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगा 4g sin 37 4g sin 37 तो उसकी वैल्यू क्या होगी sin 37 क्या होगा ये आपका 3 और ये आपका 5 ये 5 होगा ओके 3/5 तो 4g into 3/5 तो आपका क्या हो जाएगा 12/5g ओके ये होगा आपका वैल्यूज। तो ये जो कंपोनेंट है 12/5g और 16/5g ये किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ओके। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूं ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस होगा ये क्या होगा 16/5g और ये वाला जो कंपोनेंट होगा 12/5g 12/5g ग्रेविटी की वजह से। अबे देखिए जो M2 होगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जब इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगा पुल होगा। अगर स्ट्रिंग पुल होगा तो स्ट्रिंग किसको पुल करेगा M2 को। तो M2 को किस दिशा में फोर्स होगा इस दिशा में होगा। अगर मैं कंसीडर करूं
की जो स्ट्रिंग है मासलेस है, क्या है, मासलेस है। तो इस पोजीशन में जितना टेंशन होगा इस पोजीशन में भी उतना ही टेंशन होगा। तो T1 फोर्स किस दिशा में, इस दिशा में, ओके। और उसके साथ जब M2 पुल्ड होगा किस दिशा में, इस दिशा में, ओके। जब इस दिशा में M2 आपका पुल्ड होगा तो उसको ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यह के ऑब्जेक्ट M1 नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ स्पीड v में जा रहा है, यानी कि आपकी M2 ऊपर जाएगा स्पीड v में जो कि यूनिफॉर्म होगा, ओके। तो अगर ऊपर जाता है तो स्लाइड करता है ऊपर, यानी कि सरफेस में अगर स्लाइड करता है ऊपर की दिशा में तो उस नीचे की डायरेक्शन में, ओके। तो इस सरफेस की जो कांटेक्ट है, उस सरफेस में जो कांटेक्ट है उसमें आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। तो किस दिशा में, इस दिशा में मिलेगा। तो प्लस कितने परिमाण होगा फ्रिक्शन फोर्स, देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको तो क्या होगा, कोएफिशिएंट, ओके, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो कि 0.25 है, ओके, इनटू उसको कितना नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, ओके। यानी कि जो सरफेस है मास M2 को कितना अमाउंट का नॉर्मल फोर्स दे रहे हैं उस पर डिपेंडेंट करेगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, उसकी मास M2 और देखते हैं उसकी नॉर्मल फोर्स क्या है। ओके, तो देखिए उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा N, सपोज नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा, N मिलेगा। तो उसकी जो इस दिशा में, ओके, इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इस फोर्स के साथ बैलेंस होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 16/5g, ओके। क्या हो जाएगा 16/5g। तो इससे आपको क्या मिल गया, आपका फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4, तो यहाँ पे 4/5g। तो आपका क्या मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स 4/5g, ओके। तो ये आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज करता हूं। उसके बाद मुझे और क्या एक्सपीरियंस होगा, देखिए जब ये वाला M2 इस दिशा में मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसको जो टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग की वजह से इस दिशा में होगा। जब ये इस दिशा में मूव करेगा स्ट्रिंग क्या करेगा, उसको प्रोहिबिट करेगा, मना करेगा कि ना मत जाओ, ओके। यानी कि इस दिशा में टेंशन आएगी। तो सपोज इस स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन फोर्स है वो क्या है, T2, ओके। तो और क्या फोर्स है, टेंशन वजह से फोर्स है प्लस T2, किस दिशा में, इस दिशा में, ओके। यानी कि ये आपकी वेट की वजह से और आपकी फ्रिक्शन की वजह से और आपकी टेंशन की वजह से, और इस साइड में आपकी टेंशन T1, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मोशन नहीं है। तो इससे आपको नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर लिया आपने और उसके वजह से फ्रिक्शन भी मिल गया। तो इस कंपोनेंट को जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके, आपकी जो मास M2 है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स इस दिशा में नहीं होगा, ओके। यानी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। तो क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस, T1 इस दिशा में, मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा दूसरा को नेगेटिव, तो T1 को मैं पॉजिटिव लेता हूं, T1 माइनस, ओके, 12/5g प्लस 4/5g प्लस T2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये T1 होगा और ये क्या हो जाएगा 16/5g इक्वल टू 16/5g, ओके। और आपकी T2 प्लस T2। तो इससे मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गई, ओके। किससे, मास M2 जो है उसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे ये इस क्वांटिटी मिल गई। अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे इसको देखना है, किसको, M3 को। तो अगर मैं M3 को ऑब्जर्व करता हूं तो देखिए जब इस बॉडी मूव करेगा, ओके, तो उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उस स्ट्रिंग की मोशन किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, ओके, इस दिशा में। तो स्ट्रिंग भी पुल्ड होगा, यानी कि स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, M3 के साथ, यानी कि M3 भी पुल्ड होगा, किस दिशा में, इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में पुल्ड होगा, कौन, M3। और उसकी भी स्पीड उतना ही रहेगी जितना M2 का है और जितना M1 के है।
तो इसका भी स्पीड उतना ही रहेगी। तो देखिए M3 अगर इस दिशा में पुल्ड हो रहा है तो M3 की जो टेंशन फोर्स M3 एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। तो मैं अगर M3 का ऑब्जर्व करूं तो M3 जिसकी मास 4 है, ओके, तो उसको टेंशन फोर्स इस दिशा में मिलेगा, वो क्या होगा, T2, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, M3 है, ओके, M3 है और M3 को ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा, ग्रेविटी को नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। और को वो कितना होगा, 4g, क्योंकि उसकी मास 4 है, ओके। और ग्रेविटी को नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ उसको फ्रिक्शन मिलेगा, क्योंकि आपकी जो M3 है वो इस दिशा में कुछ स्पीड से मूव करेगा, तो जो स्लाइड होगा वो इस दिशा में स्लाइडिंग होगी, तो उस सरफेस ऑब्वियसली किस दिशा में फ्रिक्शन देगा, इस दिशा में। तो जो फ्रिक्शन का परिमाण होगा वो क्या होगा, काइनेटिक कोफिशिएंट, ओके, जो कि 0.25 है, इनटू उसको इस सरफेस ऑब्जेक्ट M3 को कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है। तो नॉर्मल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए ये आपका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड मिल रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट M3 को, ठीक है। और उसके जो फ्रिक्शन होगा इस दिशा में होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, सपोज F3, तो F3 क्या होगा 0.25 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट M3 होगा उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, और उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है, ओके, स्पीड v से मूव कर रहा है, परंतु वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो उसकी जो M3 क्या हो जाएगी, 4g के साथ इक्वल होगा, M3 क्या हो जाएगा, 4g हो जाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा M3, 4g, तो ये क्या हो जाएगा 4g। तो ये अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, g मिलेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन होगा उसको, ओके, क्या होगा वो g होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखूं हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है इस दिशा में, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू F3, तो आपको क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू F3, ये F3 कितना है, g है, F3 कितना है, g है। तो आपके पास 3 इक्वेशन आपके पास है, ओके। आपको पूछा था कैलकुलेशन क्या करने के लिए, आपको M1 कैलकुलेट करने के लिए पूछा था, और इस T2 को पूछा था T2 कैलकुलेट करने के लिए। तो T2 आपका क्या है, g मतलब 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ओके। तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की मास को M1 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूं, T2 की वैल्यू कितना है, g है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 16/5g प्लस, ओके, T2 कितना है, g है। अगर g पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगी, 21/5g, यानी जो T1 होगा वो क्या होगा 21/5g। तो मुझे टेंशन कितना मिला, T1 21/5g मुझे मिला, ओके। टेंशन T1 कितना मिला, 21/5g। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा T1 को लेकर, ओके। तो T1 में यहां पर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जो T1 होगा वो क्या होगा 21/5g, ओके। ये मेरा क्या है T1 होगा, और माइनस mg यानी m1g इक्वल टू 0। तो मुझे इससे m1 मिल गया, m1 क्या है, m1 इक्वल टू 21/5 kg, ओके, 21/5 kg। तो आपका m1 भी आपको मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, ओके। यानी ये कितना होगा, ये आपका 4.2 kg। तो आपका जो m1 होगा वो क्या होगा 4.2 kg होगा आपके मास, और उस जो टेंशन होगा T2 वो 9.8 न्यूटन होगा, ओके। तो इतने में हमारा जो क्वेश्चन था उसकी सॉल्यूशन हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।